प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, आज की जो हमारी टॉपिक है वो है टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा के बारे में हम डिस्कस करने चल रहे हैं। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी की फाउंडेशन क्लास आपकी चल रही है। यदि आप नहीं जुड़े तो जरूर जुड़िए। नीचे नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन में 8004109989, उस पर आप व्हाट्सअप करके बैच से जुड़ सकते हैं। बैच आपके लिए निःशुल्क है। तो चलिए आगे बढ़ें, टेरिडोफाइटा में बात करें। टेरिडोफाइटा का सजावट में बहुत अधिक आर्थिक महत्व है। कह रहा है अगर इकोनॉमिकल व्यू से हम देखें तो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से टेरिडोफाइट अपने आप में बहुत ज़्यादा वैल्यू एडेड होता है, बहुत ज़्यादा महत्व इसका रखता है। किसके लिए? सजावट के लिए, डेकोरेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। फूल वाले अधिकांश फर्न का उपयोग सजाने में करते हैं और सजावटी पौधे के रूप में उगाते हैं। विकास की दृष्टि से ये स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे हैं। स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे, मैंने आपको इसके पहले बताया था कि जो शैवाल होता है, शैवाल में क्या चाहिए? शैवाल को उगने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आप जानते हैं। उसके बाद अगर मैंने ब्रायोफाइटा की बात की तो ये किस पे उगता है? लैंड पे उगता तो है, लेकिन इसको जो है अपने रिप्रोडक्शन के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। पूर्ण रूप से लैंड पे उगने वाला पौधा जो है वो कौन है? आप कहेंगे वह है स्थल पर उगने वाला पौधा। स्थल पर कौन है? टेरिडोफाइटा है। इनमें संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। आप जानते हैं संवहन मंडल किसे कहते हैं? जाइलम और फ्लोएम के बंडल को क्या कहते हैं? संवहन मंडल कहते हैं। जिसके बारे में हम लोग जब यहाँ पे पढ़ेंगे एनाटॉमी के बारे में, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अध्याय नंबर 6 में दिया गया है, तो वहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हम अभी ब्रीफ इसके बारे में बता देंगे आपको। आगे चलिए, अभी थोड़ा सा मैं आपको टिश्यू के बारे में, प्लांट टिश्यू के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको मैं दे देता हूँ। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। तो इस पैराग्राफ को पूरा कर लें। उसके बाद जीवाश्मी रिकॉर्ड के अनुसार टेरिडोफाइट 350 मिलियन वर्ष पूर्व प्रभावी वनस्पति थे और वे तने रूपी थे। टेरिडोफाइट के अंतर्गत हार्सटेल तथा फर्न आते हैं। टेरिडोफाइट्स कहाँ? ठंडे, गीले, छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। यद्यप कुछ रेतीली मिट्टी में भी अच्छी तरह से उगते हैं। ठीक है। अब मैं बात कर रहा था प्लांट टिश्यू के बारे में, तो मैं आपको बता दूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ता हूं। प्लांट टिश्यू को दो भागों में बांटा गया है। ठीक, एक को कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरे को कहते हैं परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को उसके ग्रोइंग रीजन के अकॉर्डिंग उसे 3 क्षेत्र में बांट दिया गया है, 3 रीजन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट रीजन को आप कहते हैं एपिकल मेरिस्टम, सेकंड दैट इज कॉल्ड लेटरल मेरिस्टम, एंड थर्ड को आप क्या कहते हैं? आप कहेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टम। 3 मेरिस्टम में बांट दिए गए। मेरिस्टम उन पार्ट को कहते हैं जिसमें ग्रोइंग करने की क्षमता पाई जाती है, यानी दे हैव एबिलिटी टू डिवाइड हिमसेल्फ, उसमें डिवाइड करने की क्षमता बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। सेकंड पे हम लोग आते हैं परमानेंट टिश्यू है, जो डेवलप करके क्या बदल गए? परमानेंट टिश्यू में डेवलप कर गए हैं। और परमानेंट टिश्यू में अगर हम बात करें तो परमानेंट टिश्यू में आपका आ जाता है, सबसे पहले इसे 2 भागों में बांट दिया जाता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू को हमने बांट दिया 3 पार्ट में, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। उसके टिश्यू के एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग इसे 3 पार्ट में बांट दिया गया है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू को आपने कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में बांट दिया, जाइलम और फ्लोएम में। फिर जाइलम और फ्लोएम को आपने जाइलम का मतलब होता है कि वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है, रूट से एब्जॉर्ब करके कहाँ तक पहुँचाता है? लीफ तक पहुंचाता है। और लीफ में बने हुए भोजन को फ्लोएम कहां तक पहुंचाता है? स्टेम और रूट सब जगह पहुंचाता है। ये यूनिडायरेक्शनल मोशन, डायरेक्शनल मोशन, क्या क्या होता है, सब कुछ हम लोग चैप्टर नंबर 6 में डिस्कस करने वाले। बहरहाल अभी तक इतना ही। ठीक है, आगे बढ़ें। इसके बारे में टेरिडोफाइटा हम लोग पढ़ रहे थे। टेरिडोफाइटा को पहले डिस्कस कर लें, फिर आगे देखते हैं उसके बारे में। 6 चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है। आप यदि नए हैं चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। आप चैनल की संख्या बढ़ाइए, हम आपके लिए कंटेंट बढ़ा रहे हैं और जैसे जैसे कंटेंट बढ़ता जाए आपको इसकी लाभ अवश्य मिलेगा, मुझे पूरा भरोसा है। आपको याद होगा कि ब्रायोफाइटा के जीवन में युग्मकोद्भिद प्रभावी अवस्था थी। मैंने आपको उसमें बताया था जो गैमेटोफाइट फेज पाया जाता है वो क्या होता है? डेवलपमेंट डोमिनेंट फेज होता है। किसमें? ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा का जो गैमेटोफाइट फेज होता है वह उसका डोमिनेंट फेज होता है। जबकि कह रहा है लेकिन टेरिडोफाइटा में जो पादप काय है, स्पोरोफाइट है, यह वास्तविक में मूल, तना और पत्ती होती है। कह रहा है कि इसका जो स्पोरोफाइट होता है यानी पौधे का हिस्सा जो होता है, इसमें मूल रूप से मतलब वास्तविक रूप से जड़, तना और पत्ती पाई जाती है। मूल मतलब क्या होता है? जड़, तना मतलब तना, पत्ती माने पत्ती पाई जाती है, यानी स्टेम, रूट और लीफ इसमें वेल डेवलप पाए जाते हैं। इन अंगों में सुस्पष्ट संवहन ऊतक होते हैं। टेरिडोफाइट में पत्तियां छोटी, लघुपर्ण उदारता, इन्हें क्या कहते हैं? लघुपर्ण कहते हैं। छोटी पत्तियों के कारण, पर्ण मतलब होता है पत्ती, लघु मतलब छोटा, छोटी पत्ती कहलाती है।
उदाहरण क्या क्या है, सिलेजनेला है तथा अथवा बड़ी बड़ी पर्णपत्तियां पाई जाती हैं। बड़ी को बृहत कहा जाता है और बृहत पर्ण मतलब पत्ती होती है, बड़ी बड़ी पत्तियों पाई जाती हैं, जैसे फर्न में पाया जाता है। स्पोरोफाइट में बीजाणुधानी होती हैं जो पत्ती की तरह के बीजाणुपर्ण पर लगी रहती हैं। कुछ टेरिडोफाइट में बीजाणुपर्ण सघन होकर एक सुस्पष्ट रचना बनाते हैं, इन्हें शंकु कहते हैं। उदाहरण सिलेजनेला इक्विसिटम। जीवाणुधानी में स्थित बीजाणुधानी में स्थित बीजाणु मात्र कोशिका में मियासिस के कारण बीजाणु बनते। कह रहा है कि इसमें मियासिस होती है और मियासिस के कारण किसका निर्माण होता है, बीजाणु का निर्माण होता है। किसका, बीजाणु का निर्माण होता है, मियासिस होती है, जिसे आप हिंदी में अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। ठीक है, चलिए अर्धसूत्री विभाजन हैप्लॉइड गैमीट को प्रोड्यूस करता है। तो आगे बढ़ जाएं। बीजाणु अंकुरित होने पर एक अस्पष्ट छोटा बहुकोशिक मुक्त जीवी अधिकांशतः प्रकाश संश्लेषी थैलाभ युग्मकोद्भिद बनाते हैं, जिसे प्रोथैलस कहते हैं। इन युग्मकोद्भिद को उगने के लिए ठंडा, गीला, छायादार स्थान, ठीक है, स्थान एक मिनट स्थान चाहिए। इसकी विशिष्ट सीमित आवश्यकताएं और निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता कम होने के कारण जीवित टेरिडोफाइट का फैलाव भी सीमित है और कम भौगोलिक क्षेत्रों पर सीमित है। युग्मकोद्भिद में नर तथा मादा अंग होते हैं, जिन्हें क्रमशः पुंधानी तथा स्त्रीधानी कहते हैं। पुंधानी से पुमड़ु के निकलने के बाद इसे स्त्रीधानी के मुंह तक पहुंचने के लिए पानी की आवश्यकता होता है। कह रहा है जो पुंधानी अपने नर पार्ट से निकल जाता है तो इसे स्त्रीधानी तक पहुंचने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, जल की आवश्यकता पड़ती है। स्त्रीधानी में स्थित अंडे में नर युग्मक संलग्न हो जाते हैं, यानी आपस में जुड़ जाते हैं और युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण कर देते हैं। उसके बाद युग्मनज से बहुकोशिक सुस्पष्ट स्पोरोफाइट बन जाता है, जो टेरिडोफाइट का प्रभावी अवस्था होती है। कह रहा है स्पोरोफाइट जो होती है इसकी डोमिनेंट फेज होती है, जबकि आपने पढ़ा अभी पिछले क्लास में आपने पढ़ा था कि ब्रायोफाइटा में जो होता है गैमिटोफाइट जो होती है वह उसकी डोमिनेंट फेज होता है, जबकि यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं टेरिडोफाइटा में जो स्पोरोफाइट है वह इसका क्या है, डोमिनेंट फेज होता है। क्लियर है। यद्यपि अधिकांश टेरिडोफाइट में जहां स्पोर एक ही प्रकार के होते हैं उन पौधों में सम बीजाणु कहते हैं। सिलेजनेला इक्विसिटम में दो प्रकार के बृहद और बड़े तथा लघु छोटे स्पोर बनते हैं, इन्हें विषम बीजाणु कहते हैं। बड़े बृहद बीजाणु मादा तथा छोटे लघु बीजाणु नर में क्रमशः मादा तथा नर युग्मकोद्भिद बन जाते हैं। ऐसे पौधों में मादा युग्मकोद्भिद अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैतृक स्पोरोफाइट से जुड़ा रहता है। मादा युग्मकोद्भिद में युग्मनज का विकास होता है, जिससे एक नया सहसो भ्रूण बनता है। यह घटना बहुत ही महत्वपूर्ण समझी जाती है और बीजी प्रकृति की ओर ले जाती है। कह रहा है यहाँ से बीज के डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, टेरिडोफाइटा के 4 वर्ग क्लास होते हैं, जिसे आप साइक्लोप्सिडा, ठीक है, साइलोटम आता है इसमें, लाइकोप्सिडा, सिलेजनेला और लाइकोपोडियम आता है। ठीक है, स्पिनोप्सिडा इसमें आपका इक्विसिटम आता है तथा टेरोप्सिडा, डायप्टेरिस तथा टेरिस और एडिएटम्स आते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूँ ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लास नहीं पढ़ना था, जिसके लिए ये सभी चीज़ें आपकी छूट जा रही हैं। हालांकि ये सभी हमारे कोर्स में रखे गए हैं। ये टीजीटी के भी कोर्स में है, पीजीटी के भी कोर्स में है, अगर मैं बात करूँ तो एलटी के भी कोर्स में है और जीआईसी के भी कोर्स में इन सभी क्लास को रखा गया है और सभी क्लास को पढ़ना है। इन लोगों को हम कब पढ़ेंगे, जब हम डिटेल स्टडी करेंगे। किसके, जब एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे। अभी हम लोग एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे, 2 बार हो गया। तीसरी बार हम लोग पॉइंट के अकॉर्डिंग चलेंगे, जो हमारा सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, जिसे हम टारगेट बैच कहेंगे। और लास्ट में आपको जो मिलेगा उसे हम लोग कहते हैं प्रैक्टिस पेपर करते रहेंगे, जिससे पूरी तरह से हमारा कोर्स कवर हो जाएगा। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, जिसने ये सभी क्लासेस कर ली मुझसे कहीं लिख करके आज की समय डेट तारीख नोट करके आप स्क्रीनशॉट ले करके रख लीजिए, रिकॉर्ड करके रख लीजिए कि जिसने ये सभी चीज़ें फॉलो कर ली। इसके लिए आपको सिर्फ फॉलो करना है, काम करना है, ना तो आपको पैसा पेड करना, ना ही आपको ज़बरदस्ती का पढ़ना है। आपको 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे ऐसे ही क्लास करनी है। गारंटी से कह रहा हूँ कि आप पीजीटी में मिनिमम स्कोर आपका 110 क्वेश्चन होगा। टीजीटी में भी आपका 110 से 15 क्वेश्चन से कम नहीं होगा। एलटी जीआईसी जिसमें भी होगा आपका स्कोर बड़े गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कम से कम आपका 80% से 90% से प्लस ही आपका स्कोर जाएगा और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा।
लेकिन आपको ये काम करने पड़ेंगे, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और शेयर भी करना पड़ेगा। ज़रूरत पड़ने पे आपसे शुल्क कितना ही लिया जा रहा है कि आप अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। जो काम की चीज़ें लग रही हैं, आपको लग रहा है कि आपको मित्रों को बताना चाहिए, उन्हें शेयर कर दीजिए। इसमें आपका बहुत ज़्यादा वेस्टेज नहीं होने वाला, मुझे जहाँ तक लगता है। बहरहाल आपकी अपनी इच्छा है, अगर आपकी नहीं इच्छा करती आप मत शेयर करिए, लेकिन फिर भी आप देखते जरूर रहिए जो आपको लाभ देगा, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ूंगा। आज के ही ग्रुप में मैं दूसरे वीडियो को भी रखना चाहता हूं, चूंकि आपका बहुत कम मिनट हुआ, अभी 10 मिनट हुआ है, तो आप 10 मिनट और कवर कर लेंगे तो जिम्नोस्पर्म मुझे लगता है कवर हो जाएगा, ठीक है। जिम्नोस्पर्म को भी कवर कर लेते हैं, तो 25-30 मिनट का वीडियो होगा, आप पूरा देख के जाइएगा। जिम्नोस्पर्म में आइए। जिम्नोस्पर्म क्या होता है, इन्हें आप हिंदी की किताबों में देखेंगे तो अनावृत बीजी पौधा लिखा रहता है। जिम्नो मीन्स होता है अनावृत, यानी बीज तो बनेगा लेकिन उसके ऊपर आवरण नहीं होता है, और स्पर्म मतलब होता है बीज, आप जानते हैं। ऐसे पौधे जिनके बीजांड अंडाशय भित्त से ढके हुए नहीं होते। देखिए ध्यान से रखिएगा, कह रहा है कि इसके बीजांड जो होते हैं वो अंडाशय वृत्त से ढके नहीं होते हैं, निषेचन से पूर्व तथा बाद में अनावृत ही रहते हैं। कह रहा है कि इनमें जो है चूंकि ढका नहीं रहता तो इसके बीज के ऊपर बीज कोट नहीं पाई जाती है या सीड कोट नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से ये नंगे रहते हैं, नग्न बीजी कहा जाता है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में मध्यम अथवा लंबे वृक्ष तथा झाड़ियां आती हैं। अच्छा, मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि पौधे को हमने 3 भागों में बांट दिया था। कितने भागों में? हालांकि अरस्तु ने 4 भागों में बांटा था। एरिस्टोटल आप इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में अरस्तु कहा जाता है, ठीक। तो इन्होंने 4 भागों में बांटा था, श्रब्स, हर्बेसियस प्लांट, श्रब्स, अंडर श्रब्स और उसके बाद किसको? ट्री को। बहरहाल हम 3 भागों में बांटेंगे। एक को कहते हैं हम लोग हर्बेसियस प्लांट, दूसरे को कहते हैं श्रब और तीसरे को क्या कहते हैं? ट्री कहते हैं। हर्बेसियस प्लांट उन पौधे को कहते हैं, साकी पौधा कहा जाता है उन पौधों को कहते हैं जिन पौधों में लकड़ी का निर्माण नहीं होता, तना हरा होता है और ये तना बहुत मुलायम होता है। जैसे आपने देखा होगा कि किसको? लौकी है, कद्दू है, करेला है, नेनुआ है, चिचिन्ना है, ये सभी सब्जियां हैं। उसके बाद आपने मोथा देखा होगा, दूब देखा होगा। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ाएं तो आपने पालक देखा होगा, चौराई देखा होगा, बरसीम देखा होगा। ये सभी जो पौधे होते हैं, ये सभी पौधे किस में आते हैं? साकी पौधों के अंतर्गत आते हैं। साकी मतलब साग से याद रख लेंगे तो आपको सागी पौधे याद हो जाएंगे, ठीक है। दूसरे होती हैं झाड़ियाँ। ये पौधे थोड़े से बड़े होते हैं, इसमें लकड़ी तो बनती है लेकिन लकड़ी कमर्शियल नहीं होती। जैसे आपका गुड़हल है, ठीक है, या आपका कनेर है, या आपने कहा कि गुलाब है, या आपका कौन है? अरहर है, चना है। ये सब जो है ये पौधे किस में आ जाते हैं? आपके झाड़ियों में आ जाते हैं। और ये झाड़ियाँ आपके लिए क्या होती हैं? लकड़ी तो बनती है, लकड़ी आपके लिए कमर्शियली नहीं होती। और जो बड़े होते हैं उन्हें ट्री कहा जाता है। ये बातें तो आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा जिम्नोस्पर्म में मध्यम तथा लंबे वृक्ष और झाड़ियां आती हैं, तीनों आते हैं, मध्यम वर्ग आते हैं, लंबे आते हैं और झाड़ियां ज्यादा आती हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म का सिकुआ वृक्ष, सिकोया वृक्ष आपने पढ़ा होगा। सिकुआ वृक्ष जो होता है सबसे लंबा वृक्ष होता है। सिकोया आपने पढ़ा होगा, विश्व का सबसे लंबा पौधा सिकोया आपने पढ़ा होगा। तो ये सिकुआ वृक्ष रखा गया जो सबसे लंबा होता है, ठीक है। इसकी मूल प्रायः मुसला होती है। जड़ 2 प्रकार की होती है, मैंने आपसे कहा, एक टैप रूट होता है और एक एडवेंटिशियस रूट होता है, ठीक है। टैप रूट को मुसला जड़ कहा जाता है और एडवेंटिशियस रूट को रेशेदार जड़ कहा जाता है। आपने देखा होगा लहसुन में, प्याज में, गेहूं में, धान में, चना में, मटर में, इन सब में जो जड़ पाई जाती है वह रेशेदार जड़ होती है। लेकिन जब आपने आम में, पीपल में, नीम में, बरगद में, इस सब पे पौधों में देखा होगा तो वहां की जो जड़ दिखाई पड़ती है वह जड़ मोटी मोटी होती है। मूली की जड़ मोटी होती है। ऐसे जड़ों को मुसला जड़ें कहा जाता है। क्लियर है? मुसला जड़े में एक बहुत सारे उसमें फाइब्रस रूट निकले होते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही थी किसकी जड़ कैसी होती है? मुसला जड़ होती है। इसके कुछ जीन्स में मूल कवक पाया जाता है। जड़ के साथ मूल, मूल मतलब जड़ और कवक मतलब कवक। कह रहा कवक के साथ, जड़ के साथ कवक पाया जाता है। ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं? माइकोराइजा कहा जाता है। हिंदी में उसे कवक मूल कहते हैं, इंग्लिश में इसे माइकोराइजा कहा जाता है। और कई बार क्वेश्चन माइकोराइजा ही देकर के पूछता है, माइकोराइजा देकर के ही पूछता है, ठीक है। तो इन्हें क्या कहा जाता है? माइकोराइजा। और हिंदी में इन्हें क्या कहते हैं? कवक मूल कहा जाता है। क्लियर है? चलिए, उदाहरण है पाइनस। जबकि कुछ अन्यों की छोटी विशिष्ट मूल नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए साइनोबैक्टीरिया के साथ सहजीवी होती है। कह रहा है कुछ बैक्टीरिया के साथ सहजीवी होते हैं, और जब बैक्टीरिया के साथ सहजीवी होते हैं तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं? कह रहा कुछ ऐसे हैं जो बैक्टीरिया के साथ सहजीवी रहते हैं, इन्हें प्रवाल मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवाल मूल कहा जाता है, ठीक है। उदाहरणतया साइकस। कह रहा पाइनस में कवक मूल है और साइकस में प्रवाल मूल है। इसके तने असाखी, साइकस तथा शाखित पाइनस सिट्रस में होते हैं। इनकी पत्तियां सरल और संयुक्त होती हैं। पत्तियां भी 2 तरह की होती हैं, आप जानते होंगे। एक को सरल लिप कहते हैं और सरल पत्ती कहते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं? संयुक्त पत्ती कहते हैं। सरल पत्ती में जो बिनेशन पाया जाता है, बिनेशन मतलब जो उसके अंदर जाली दिखाई पड़ती है,
वह जाली आपने देखा होगा कि पैरेलल बिनेशन होता है। पैरेलल बिनेशन किसे कहते हैं? अगर पत्ती के अंदर का जो रेशा है वो इस तरह से दिखाई पड़ रहा है तो इसे हम लोग पैरेलल बिनेशन कहते हैं। आप धान की पत्ती जाकर के देखिए, गेहूं की पत्ती देखिए, तो ऐसी पत्तियों में आपको पैरेलल बिनेशन देखने को मिलेगा। केला की पत्ती में देखिए पैरेलल बिनेशन देखने को मिलेगा। ऐसा बिनेशन जहां पाया जाता है उनके अंदर की जालवत संरचना जो पाई जाती है वो पैरेलल होती है। ऐसे पत्ती को हम लोग क्या कहते हैं? सरल पत्ती कहते हैं। लेकिन जिन पत्तियों में क्या होता है, जैसे पीपल की पत्ती देखिए तो उसमें जाली पाई जाती है, और जो जाली पाई जाती है वो जाली आपके देखेंगे कई शाखाओं में बटी रहती है। ऐसे पत्तियों को हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त पत्ती कहते हैं। कभी कभी पत्तियां सड़ जाती हैं बरसात के दिनों में तो उसके नीचे जाली ही बची रहती है, आपने देखा होगा। इसे रेटिकुलेट बिनेशन कहा जाता है इंग्लिश में, हिंदी में इसे जालिकावत संरचना कही जाती है। तो रेटिकुलेट बिनेशन में हम लोग क्या कहते हैं? इसे संयुक्त पत्ती कहा जाता है। ठीक है। साइकस में पिछाकर पत्तियां कुछ वर्षों तक होती हैं। ठीक है। चलिए आज जिम्नोस्पर्म की पत्तियां अधिक ताप, हाँ यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिम्नोस्पर्म की जो पत्तियां होती है ना ये अधिक ताप को, नमी को तथा वायु को सहन कर सकती है। शंकुआकार पौधों की पत्तियां सुई जैसी होती है, इनकी पत्ती मॉडिफाइड हो जाती है और कैसी हो जाती है? सुई जैसी हो जाती है, निडल के रूप में हो जाती है। इनकी पत्तियों की सतह क्षेत्रफल कम, मोटी, क्यूटिकल और गतिरंधक होती हैं, गति के रंधक होती हैं। इन गुणों के कारण पानी की हानि कम होती। कह रहा कि पत्तियां मॉडिफाइड होकर के कैसे हो जाती? कांटे के रूप में आ जाती हैं, और जब निडिल जैसी हो जाती है तो इससे पानी का इवेपोरेशन रेट घट जाता है और पानी कम इवेपोरेट होता है। आपने साइकस का पढ़ा होगा। साइकस रेगिस्तान में, सॉरी माफ करिए, साइकस नहीं, क्या कहते हैं उसको? कैक्टस। कैक्टस आपने पढ़ा होगा। कैक्टस रेगिस्तान में क्यों डेवलप होता है? क्योंकि कैक्टस का जो तना होता है गूदेदार स्पंजी हो जाता है, और जो कैक्टस की पत्ती होती है किस रूप में आ जाती है? जल्दी बताइए। कैक्टस की पत्ती कांटे का रूप धारण कर लेती है, जिससे पानी का इवेपोरेशन रेट कम हो जाता है और वह अपने जीवन को सर्वाइव कर लेता है। मुझे उम्मीद है कि आप में से ज्यादातर लोग, सब लोग ये बात जानते होंगे। चलिए, जिम्नोस्पर्म विषम बीजाणु होते हैं। ये अगुणित लघु बीजाणु तथा बृहद बीजाणु बनाते हैं। बीजाणुधानी में दो प्रकार के बीजाणु उत्पन्न होते हैं। बीजाणुधानी बीजाणुपर्ण पर होते हैं। बीजाणुपर्ण सर्पिल की तरह तने पर लगे रहते हैं। ये शैलथ अथवा सघन शंकु बनाते हैं। शंकु जिन पर लघु बीजाणुपर्ण तथा लघु बीजाणुधानी होती हैं उन्हें लघु बीजाणुधानी अथवा नर शंकु कहते हैं। तथा जिसमें देखिए माइक्रो, जहां पे आपको माइक्रोस्पोरोफिल मिलेगी, माइक्रोस्पोरोफिल हर वक्त मेल को इंडिकेट करेगा। माइक्रो MICRO रहेगा या लघु रहेगा तो मेल को इंडिकेट करेगा, और जहां पे दीर्घ होगा या मैक्रो होगा या MACRO होगा वहां पे हर वक्त मादा को इंडिकेट करेगा। इस बात को याद रखिए, बाकी की ध्यान रखने की बहुत जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है परागकणों का विकास लघु बीजाणुधानी में होता है। ठीक है। परागकण आप जानते हैं नर जनन भाग है, लघु बीजाणुधानी में होता है, जिसे संघ पर बीजाणुधानी। ठीक है। कह रहा उसके बाद संघ पर गुर बीजाणुपर्ण तथा गुर बीजाणुधानी होती हैं, जिन्हें गुर बीजाणुधानी तथा मादा शंकु कहते हैं। दो प्रकार के नर तथा मादा शंकु एक ही वृक्ष में पाइनस। कह रहा दो प्रकार के, देखिए यहाँ पे दो प्रकार के नर अथवा मादा शंकु एक ही वृक्ष पाइनस अथवा विभिन्न वृक्षों साइकस पर स्थित हो सकते हैं। गुर बीजाणु कह रहा कि एक ही वृक्ष पे नर और मादा दोनों पाए जाएं, ये पाइनस में देखा जा सकता है, और अलग अलग पाए जाए कहाँ पे देखा जा सकता है? साइकस में देखा जा सकता है। ठीक। गुर बीजाणु मात्र कोशिका बीजांडकाय की एक कोशिका से विभेदित हो जाता है। बीजांडकाय का अस्तर द्वारा सुरक्षित रहता है और इस सघन संरचना को बीजांड कहते हैं। बीजांड गुर बीजाणु पर्ण पर होते हुए एक या एक गुच्छा बनाकर मादा शंकु बनाते हैं। गुर बीजाणु मात्र कोशिका में मियासिस द्वारा 4 गुण मात्र कोशिका बन जाती है या गुर बीजाणु कोशिका बन जाती है। गुर बीजाणुधानी स्थित अकेला गुर बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद में विकसित होता है। इसमें 2 अथवा 2 से अधिक स्त्रीधानी अथवा मादा जनन अंग होते हैं। बहुकोशिक मादा युग्मकोद्भिद की गुर बीजाणुधानी में ही रह जाते हैं। जिम्नोस्पर्म के दोनों ही नर तथा मादा युग्मकोद्भिद ब्रायोफाइटा तथा टेटोफाइटा की तरह स्वतंत्र नहीं होते। ये स्पोरोफाइट तथा बीजाणुधानी में स्थित होते हैं। बीजाणुधानी परागण से परागण बाहर निकलते हैं। ये गुर बीजाणुपर्ण तथा स्थित बीजाणु छिद्र पर हवा द्वारा ले जाए जाते हैं। परागकण के एक परागनली बनती है जिसमें नर युग्मक होता है। एक परागनली स्त्रीधानी की ओर जाती है और वहां से शुक्राणु छोड़ देती है। निषेचन के बाद युग्मनज बनता है जिससे भ्रूण विकसित होता है और बीजांड के बीज बनते हैं। ये बीज ढके हुए होते हैं। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले किसको? एंजियोस्पर्म को। और एंजियोस्पर्म का वीडियो भी आपका बड़ा होगा, चूंकि हम लोग एंजियोस्पर्म करेंगे और एंजियोस्पर्म के साथ ही
एक टॉपिक आपकी यहाँ पे दी गई है उसको कर लेंगे, जिसके साथ ही यह चैप्टर भी आपका कंप्लीट होगा और हमारी टॉपिक भी कंप्लीट होगी। पादप जीवन चक्र और संतत पीढ़ी एकांतरण भी पढ़ेंगे, जिसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, और तो उसको भी करेंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। और लगातार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए, जिससे आने वाली कोई भी वीडियो आपको मिल जाए और आप आसानी से देख सकें। मैंने कहा था 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट एक्स्ट्रा लगा, 20 मिनट हो गए और 20 मिनट की आपकी क्लास है। आप जरूर देखिएगा, लाइक जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।